बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इकबाल। नाज़रीन, आज की वीडियो इस लिहाज से बड़ी अहम है कि इसके अंदर हम ये डिटेल के साथ डिस्कस कर लेंगे कि आपने अगर गुलबर्ग इस्लामाबाद के अंदर कोई कमर्शियल प्लाट, कोई फार्म हाउस या कोई रेजिडेंशियल प्लाट ले लिया है, अब आपने उसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाना है। कौन कौन से मराहिल हैं जिनसे गुजरना पड़ता है, टैक्सेस कितने लगेंगे, ट्रांसफ़र फ़ी कितनी लगेगी और कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर होते हैं ट्रांसफ़र के लिए। आगे बढ़ने से पहले नए नाज़रीन से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकान को क्लिक कर लें ताकि गुलबर्ग के हवाले से नई अपडेट आपको मिलती रहे। चलते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन, ये मैंने आपके सामने एक ट्रांसफ़र के लिए एक सेट तैयार किया है। इसके अंदर तकरीबन 15 से 20 जो है वो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। वन बाई वन हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले नाज़रीन, जब आपने एक प्लाट जो है वो किसी से ले लिया हुआ है, आपने बयाना कर दिया है, अब आपने वो प्लाट अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाना है, तो सबसे पहले क्या होगा, फॉर एग्जांपल जो आपने प्लाट लिया है उसकी हमने सबसे पहले वेरिफिकेशन करवानी है। फॉर एग्जांपल ये एक लेटर है, इसकी फ्रंट बैक और ये एक उसकी बैक साइड है, ये ले ली। अब इसी तरह आपने उसका CNC ले लिया, उसकी फ्रंट और बैक साइड लेके आपने गुलबर्ग का जो ऑफिस है वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए आपने सबमिट करवा देना है। जो वेरिफिकेशन है वो 5 वर्किंग डेज़ लगते हैं आपको वेरिफिकेशन मिलने में। वो रिटर्न में आपको टाइम दे देते हैं कि 5 दिन के बाद अपनी वेरिफिकेशन ले लें। अगर आप वेरिफिकेशन अर्जेंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए अर्जेंट 10,000 रुपया फ़ीस है, वो आप ट्रांसफ़र लेटर और ID कार्ड के साथ वो बैंक का जो 10,000 जिसके अंदर आपने पे किया है वो वाउचर लगा देंगे, तो आपको दूसरे दिन वेरिफिकेशन मिल जाएगी। जब वेरिफिकेशन मिल जाती है तो आपके सामने ये वेरिफिकेशन का फॉर्म है, ये सोसाइटी की तरफ से हमें मिल जाता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके अंदर वो डिटेल आ जाती है, वेरीफाई हो जाता है कि आया जो प्लाट ले रहा हूँ वो वही है, उसका साइज़ वही है, वही ब्लॉक है, वही स्ट्रीट नंबर है, ईच एंड एवरीथिंग वही है जो मैंने लिया हुआ है। चूँकि ये लेटर वेरीफाई हो के फिर वेरिफिकेशन फॉर्म के ऊपर ये डिटेल आ जाती है। दूसरा ये इसके अंदर लिखा जाता है कि इसकी जो DC वैल्यू है वो क्या है, इसके अंदर कौन सी DC वैल्यू है जिसके ऊपर हम टैक्सेस वगैरह जमा करवाएंगे। मोर ओवर ये होता है कि इसके अंदर कोई पेएबल चीज़ तो नहीं रहेगी, कोई ड्यूज़ तो नहीं रिमेनिंग रहेगी, वो भी इसके अंदर वो सोसाइटी वाले वो लिख देते हैं। होता यूँ है कि आल ड्यूज़ क्लियर चीज़ें होती हैं। जो पुराने जो प्लाट्स होते हैं वो तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ पेएबल तो नहीं होती, वेयर एज के जो नई बुकिंग होती है, जो नए प्लाट जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर होते हैं तो वो मेंशन कर देते हैं कि इसके अंदर इतने अब तक जो पैसे हैं, वो जो अमाउंट है वो पे है और इतनी अभी रिमेनिंग पेएबल होनी चाहिए। अब दूसरा ये भी लिख देते हैं कि जो चीज़ें इंस्टॉलमेंट पे होती हैं, जो सेलर ने इंस्टॉलमेंट पे की हुई हैं, उसके जो जितनी इंस्टॉलमेंट के जो वोचर हैं ओरिजिनल, वो भी जो है ऑन द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र वो जो होते हैं वो रिक्वायर होते हैं और वो आपकी फ़ाइल के साथ लग जाते हैं। चूँकि कोई भी डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल सेलर के पास नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट नाज़रीन क्या होता है, नेक्स्ट हमने क्या होता है कि हमने ये बैंक के अंदर ये ट्रांसफ़र फ़ी जो है वो हमने जमा करवानी है उस प्लाट के साइज़ के हिसाब से। अब मैंने ये नाज़रीन डिटेल के लिए मैंने ये मुख्तलिफ़ साइज़ के ये जो प्लाट्स हैं उनकी जो ट्रांसफ़र फ़ी है वो कितनी है इसके ऊपर लिखा हुआ है। हर सब 5 मरले है, 6 मरले है, 7 है, कनाल है और फार्म हाउसेज है 4, 5 और 6 कनाल का। इसके अलावा आप नाज़रीन देख रहे होंगे एक अर्जेंट ट्रांसफ़र फ़ी है। नॉर्मली अर्जेंट ट्रांसफ़र फ़ी भी आपके सामने है। अब मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा। जो नॉर्मल ट्रांसफ़र फ़ी होती है नाज़रीन, जो ट्रांसफ़र लेटर है वो आपको तकरीबन 35 से 40 डेज़ वर्किंग के बाद मिलेगा। वेयर एज़ अगर आप अर्जेंट ट्रांसफ़र फ़ी आपने जमा करवाई हुई है तो वही लेटर आपको विद इन वीक आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो अगला पेज होता है नाज़रीन, जो हम फाइल तैयार करते हैं उसमें ये चेक लिस्ट है। चेक लिस्ट में हमने डिटेल के साथ लिख दिया होता है कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ होने चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म, इसके अंदर सेलर की डिटेल आ जाती है, नीचे जो प्लाट की डिटेल है वो आ जाती है, उसके नीचे फिर आ जाता है डिटेल आ जाती है परचेज़र की और ट्रांसफ़र फ़ी की जो है रिसिप्ट की भी डिटेल इसके अंदर आ जाती है। अब ट्रांसफ़र के टाइम नाज़रीन अक्सर लोग भूल जाते हैं, उसमें ये होता है कि 2 तस्वीरें जो होती हैं वो सेलर की लगती हैं, 2 तस्वीरें जो हैं पासपोर्ट साइड वो परचेज़र की होनी चाहिए। इसी तरह सेलर का और परचेज़र का जो वैलिड ID कार्ड है वो होना चाहिए।
जब भी आपने ट्रांसफ़र लेनी है, जो अगर ट्रांसफ़र देनी है तो सबसे पहले आप देख लें कि मेरा कहीं जो आईडी कार्ड है वो एक्सपायर तो नहीं होने वाला। अगर एक्सपायर आपका आईडी कार्ड होगा तो आपकी ट्रांसफ़र नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है कि आपने नया आईडी कार्ड अप्लाई किया है नादरा में, वो जो टोकन देते हैं आपको, वो भी अगर आपके साथ पास अवेलेबल है तो ट्रांसफ़र हो जाती है। नेक्स्ट नाज़रीन, क्या होता है कि ये वाला ट्रांसफ़र लेटर है, ये मैंने कॉपी लगाई है, लेकिन ओरिजिनल जो ट्रांसफ़र लेटर है वो जो सेलर है वो अपने साथ लेके आएगा। और इसके साथ जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि अगर प्लाट इंस्टॉलमेंट पे है तो इंस्टॉलमेंट की जो ओरिजिनल स्लिप है वो सेलर साथ लाजमी लेके आएगा। अब उसके बाद सेल एग्रीमेंट होता है। ये नाज़रीन सेल एग्रीमेंट है। सेल एग्रीमेंट में आप ऊपर देख सकते हैं कि जो सेलर हैं उसके पार्टिकुलर आ जाएंगे और उसके नीचे फिर आ जाएंगे जो परचेज़र है उसका पता, उसका एड्रेस और उसके वालिदैन सब कुछ, और CNC आएगा। और उसके नीचे जो प्लाट की डिटेल्स हैं वो आ जाएगी। प्लाट का रेफरेंस नंबर आ जाता है, स्ट्रीट नंबर और साइज़ क्या है और ब्लॉक कौन सा है, और नीचे ये डिटेल होती है। और ये जो नाज़रीन ये जो सेल एग्रीमेंट है वो सोसाइटी में जब बायोमेट्रिक होती है वहाँ पे, या फिर फाइनल अथॉरिटी जो सिग्नेचर लेती है, फाइनल सिग्नेचर लेती है, वहाँ पे आपको इसके ऊपर सिग्नेचर लेने पड़ते हैं। और इसके ऊपर जो DC वैल्यू का अगर पे आर्डर है या वो भी इसके अंदर वो इंदराज कर सकते हैं कि मैंने जो पेमेंट की है इस पे आर्डर के ज़रिए या कैश, वो भी इसके अंदर मेंशन की जाती है। उसके जो और ऑन द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र जो होते हैं वो आपने अपने साथ 2 विटनेस जो होते हैं वो ज़रूर लेके आने होते हैं। नेक्स्ट जो नाज़रीन ये डिक्लेरेशन है, ये भी साथ लगती है, ये भी स्टाम्प के ऊपर आती है। इसके ऊपर सेलर की और परचेज़र के जो हैं वो पार्टिकुलर आ जाते हैं, और सेलर और परचेज़र का ऑक्यूपेशन जो है वो क्या है, और इसके अलावा उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और डीलर की भी डिटेल आ जाती है। सेलर की तरफ से डीलर कौन है और परचेज़र की तरफ से डीलर कौन है, ये भी इसके ऊपर एफिडेविट के ऊपर वो ले लेते हैं। ये टैक्स है, ये PSID है। इसके ऊपर ये आप ऑनलाइन जो है ये PSC जनरेट करवाते हैं, और इसके अंदर जो है इनिशियली आपका जो टैक्स है ये वोचर जो आप लेके आप चले जाते हैं बैंक के अंदर, और अपनी जो DC वैल्यू है उसके ऊपर जो टैक्स है वो देंगे। जो अपना टैक्स देता है और जो परचेज़र है वो अपना टैक्स वो पे करता है। नाज़रीन ये DC वैल्यू है। आप अगर प्लाट डेवलप लेना चाह रहे हैं तो उसकी DC वैल्यू अपने साइज़ के लिहाज से अलग है। अगर प्लाट डेवलप है तो उसकी DC वैल्यू उस हिसाब से ज़्यादा है। ये 5 मरले, 7 मरले, 1 कनाल, 2 कनाल सारे गुलबर्ग रेजिडेंशियल प्लाट्स हैं। इसके अलावा जो नीचे आपका जो कमर्शियल अगर प्लाट लेना चाहते हैं तो उसकी जो DC वैल्यू है वो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है। और इसी तरह आपको ये फार्म हाउसेज अगर 4 कनाल का या 5 कनाल का लेते हैं तो उसकी जो DC वैल्यू इसके ऊपर मेंशन की हुई है। तो अगर डेवलप है तो उसकी DC वैल्यू भी लिखी हुई है, और अगर आपका जो फार्म हाउस है जो लेना चाह रहे हैं वो नॉन डेवलप है वो भी मेंशन की हुई है कि इसकी DC वैल्यू क्या होगी। इसी के हिसाब से जो टैक्सेस हैं वो पेएबल होंगे सेलर के और परचेजर दोनों के। नेक्स्ट नाज़रीन, अब DC वैल्यू, अब टैक्सेस जो हैं वो किस हिसाब से देने पड़ेंगे। जो बंदा फाइलर है, फॉर एग्जांपल उसने गेन टैक्स देना है तो वो अगर फाइलर है तो 2% के हिसाब से टैक्स देगा। अगर वो बंदा नॉन फाइलर है तो 4% के हिसाब से DC वैल्यू के हिसाब से टैक्स पड़ेगा। इसी तरह अगर परचेज़र है वो फाइलर है तो उसको जो एडवांस टैक्स है वो पे करना पड़ेगा, वो 2% है। और अगर नाज़रीन जो परचेज़र है वो नॉन फाइलर है तो उसको 7% टैक्स पे करना पड़ेगा। मेरी एक छोटी सी सजेशन है कि अगर फाइलर बन जाए तो उससे क्या होगा कि आपका जो काफ़ी जो टैक्सेस है वो बच जाएगा। और इसी तरह टैक्सेस के जो टैक्स पेयर है अगर आप फाइलर हैं तो और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लेन देन के अंदर मिल जाते हैं। और ये टैक्स की डिटेल्स हैं कि कौन से के साइज़ के ऊपर, कौन से साइज़ के ऊपर कितनी टैक्सेस आएगी। अगर बंदा फाइलर है तो उसके ऊपर टैक्सेस कितने हैं, अगर नॉन फाइलर है तो उसके ऊपर टैक्सेस कितने हैं। इसके ऊपर वो DC वैल्यू भी लिखी हुई है, डेवलप की और नॉन डेवलप की, ये डिटेल अवेलेबल है। नाज़रीन इसके अलावा
नाज़रीन, स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप किसी किस्म की और जानकारी अगर चाहेंगे तो मैं आपको ये जो फॉर्म्स हैं, ये टैक्स के और फ़ी के, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ। जब आप ऑनलाइन जो है वो थ्रू PSID जब आप टैक्स जमा करवा देते हैं तो फिर आपको CPR जो है वो रिसीव हो जाती है। इसके अंदर आपको आपका प्लाट की डिटेल आ जाएगी, सेलर की और परचेजर की जो डिटेल है वो इसके अंदर आपको लिखी हुई प्लेन लैंग्वेज में नज़र आ जाती है। वेयर एज जो PSID की होती है उसके अंदर कोडेड फॉर्म में होती है, उसके ऊपर आपको नहीं लिखा होता है, नहीं पढ़ सकते। लेकिन CPR जब आप कंप्यूटर पेमेंट रिसिप्ट मिल जाती है तो इसके ऊपर आपको जो पूरी डिटेल है वो आपके सामने आ जाती है। इसी तरह जो CPR है वो सेलर की अलहदा होती है, परचेज़र की मिल जाती है, और जो PSID है वो सेलर की भी और परचेज़र की, ये आपके सामने ये परचेज़र की और सेलर की दोनों जो डॉक्यूमेंट्स हैं CPR है वो हैं। अब नाज़रीन एक और चीज़ है, ये आपके पास कस्टमर रिस्क असेसमेंट है। ये कस्टमर रिस्क असेसमेंट है, ये जो सेलर है ये अपनी देता है और जो परचेज़र है वो अपनी देता है। इसके अंदर 7 क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ये येस नो करते हैं। क्योंकि ये नए FATF और नई जो रूल एंड रेगुलेशन है आजकल ये लागू हो चुके हैं। इसको जो सेलर है वो अपने हिसाब से वो रीड आउट करेगा। इसमें डिटेल जो है वो काफ़ी सारी डिटेल होती है, इसको पढ़ के आप फिर येस और नो करते हैं। ठीक है जी, ये 7 बेसिकली बड़े क्वेश्चन होते हैं और जिसका जवाब सेलर को और परचेज़र को देना पड़ता है। ये उसका दूसरा पेज है, ये दूसरा पेज है। ये सेलर की और परचेज़र की जो असेसमेंट रिस्क है वो बिल्कुल सेम है। ये एंड पे क्या करेगा, जो सेलर है या परचेज़र है यहाँ नीचे वो ID कार्ड मेंशन करेगा और ऊपर साइन करके अपना थंब इम्प्रेशन भी लगा देगा। खास पे होता यूँ है कि जो डीलर है वो अपना DNBF ये वाला जो है वो अपना फार्म लगाएगा। चूँकि आजकल ये गुलबर्ग के अंदर ये चीज़ जो है वो उन्होंने रेगुलेट करवा दी है कि जो जितने भी यहाँ पे डीलर हैं उन्होंने रजिस्टर करवा लिए हैं, और डीलर के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो FBR के अंदर उसकी रजिस्ट्रेशन होनी पड़ेगी। हम इसके ऊपर FBR का जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भी लगाते हैं, और साथ ही जो यहाँ के जो ऑथराइज्ड डीलर हैं ये वाला कार्ड हमें उन्होंने इशू किया है, गुलबर्ग ग्रीन वालों ने, ये भी उसकी फ़ोटोकॉपी भी हम साथ लगाते हैं। जब हम ट्रांसफ़र का टाइम जो है वो लेने जाते हैं तो वेरिफिकेशन की कापी ले जाते हैं, तो एक दिन पहले हमें ट्रांसफ़र की डेट और टाइम लेना पड़ता है। नाज़रीन, नेक्स्ट जिस दिन हमारी ट्रांसफ़र डेट होती है उसी टाइम से तकरीबन आधा घंटा हम सोसाइटी ऑफिस में पहुंच जाते हैं। सोसाइटी ऑफिस पहुंचने से पहले तमाम के ये तमाम डॉक्यूमेंट हैं वो अवेलेबल हमारे पास होने चाहिए। हमें ये टोकन हमें मिल गया तो उसके बाद 2 मराहल हैं। पहले मरहले में क्या होगा कि सेलर और परचेज़र की बायोमेट्रिक होगी। जब वहाँ पे बायोमेट्रिक हो जाता है और उसके बाद आगे एक जो सीनियर अथॉरिटी है वो वहाँ पे हमें जाया जाता है। सेलर और परचेज़र वहाँ पे चले जाते हैं। सेलर और परचेज़र जो है वहाँ पे जो सीनियर अथॉरिटी है वो एक दफ़ा दोबारा जो है ये पूरी की पूरी जो फ़ाइल है वो जो है पूरी की फ़ाइल को वो स्टडी करते हैं, और उसके वहाँ पे फिर जाके आपके जो स्टाम्प है उसके ऊपर थंब इम्प्रेशन लिए जाते हैं, और इसके अलावा थंब इम्प्रेशन किए जाते हैं, और लास्टली जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके ऊपर सेलर और परचेज़र के सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन वो लेते हैं। जो सीनियर अथॉरिटी है वो एक ही सवाल पूछती है सेलर से कि आपने अपनी पेमेंट जो है वो रिसीव कर ली है, और उसके बाद जब सेलर कहता है जी मैंने अपनी जो पेमेंट है वो रिसीव कर ली है, तो फिर ट्रांसफ़र का जो मरहला है वो एंड पे हो जाता है। और उसके बाद नाज़रीन, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि अगर आपने अर्जेंट ट्रांसफ़र फ़ी जमा करवाई हुई है तो आपको जो ट्रांसफ़र लेटर है विद इन वीक मिल जाएगा, नहीं तो 13 वर्किंग डेज़ के बाद मिल जाएगा। यकीन नाज़रीन, सब्जेक्ट के हिसाब से आज की वीडियो थोड़ी लंबी थी। यकीनन आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी तरफ से आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।